नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी और आपको पीछे बहुत सारे तस्वीरें आपको दिख रही होगी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति की आज हम चर्चा करने वाले हैं और वो प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर जो आपको दिख रही है। ये चीन के एक प्रसिद्ध यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, वेनशांग, और उसी वेनशांग की बात आज हम करने वाले हैं। वेनशांग की जीवनी को हम समझेंगे। वेनशांग का जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किधर थपेड़े खाए, कौन सा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, कौन सा भारत से इसका क्या संबंध है, तो सारी डिटेल कहानियों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की यात्रा पर जिस व्यक्ति को हम चुना है, हम उसका नाम है वेनशांग। तो देखो, वेनशांग जो है वो एक चीनी यात्री थे, आप सबको पता है। वेनशांग का जन्म की हम बात करें तो इसका जन्म चीन में हुआ था। कब हुआ था? 602 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका जन्म 605 ईस्वी में हुआ था। बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। तो उस समय इतिहास में इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कई 602 ईस्वी मानते हैं और कई ऐतिहासिक स्रोत है वो 605 ईस्वी मानते हैं। एक प्रांत पड़ता है वहां, उस प्रांत का नाम है लुओयंग स्थान है, वहां पड़ता है, एक क्षेत्र है लुओयंग, वहां उनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु है वो 5 फरवरी 664 ईस्वी को हुआ था। 62 वर्ष जिए थे। यदि 602 ईस्वी भी मान लिया जाए तो 62 वर्ष की अवस्था तक वो जिंदा रहे थे। यदि भारत की बात करूं मैं तो इनकी भारत की यात्रा 629 में प्रारंभ हुई थी। इसमें भी कंफ्यूजन है, कई 627 भी कह देते हैं, कई 629 कहते हैं। तो 629 में इसकी यात्रा प्रारंभ हुई भारत को में, और इसकी यात्रा 644 तक रही। मतलब यूं देखा जाए तो लगभग 15 साल इसकी भारत की यात्रा रही। ये जब यात्रा पर प्रारंभ हुआ था, भारत के लिए यात्रा पर निकले थे, तो इनकी उम्र 27 साल थी। लंबे तगड़े व्यक्ति थे, 6 फीट हाइट, कदकाठी के, मोटे ताजे, और बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी उसको पढ़ने की, और इसीलिए वो भारत आए थे ताकि बौद्ध धर्म के बारे में और जाना जा सके। अब राजनीतिक स्थिति की बात करूं चीन की, तो राजनीतिक स्थिति जब वेनशांग जो है 629 ईस्वी में भारत की तरफ रवाना होना चाहते थे तो उस समय चीन में राजनीतिक परिदृश्य था वो बड़ा गड़बड़ था। राजनीतिक युद्ध चल रहे थे उस समय, और किसी भी व्यक्ति को चीन से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जब वेनशांग ने इसके लिए परमिशन मांगी कि मुझे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए चीन छोड़कर भारत जाना है, तो उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन इनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं तो बौद्ध धर्म के बारे में जानूं ही जानूं। तो उन्होंने चुपचाप यात्रा प्रारंभ कर दी बिना परमिशन के। और कहा जाता है कि ये दिन में छुपकर रहते थे और रात को यात्राएं करते थे, क्योंकि वो उनकी यात्रा जो थी वो अनलीगल थी उस समय चीन में। बहुत सारे सैनिकों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। कुछ बौद्ध धर्म से प्रभावित लोगों ने का सहयोग भी उनको मिला। और इनकी यात्रा जो है, यहां आपका मैप देखोगे, चेंगेन एक जगह है, चेंगेन, तो वहां से इनकी यात्रा प्रारंभ हुई। और ये ब्लैक वाली जो यात्रा का मार्ग है, यहां से होते हुए वो भारत आए थे, लगभग 5000 किलोमीटर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और मैं बताऊंगा आपको कि चीन के जो व्यक्ति होते थे वो भारत को पश्चिम में मानते थे कि पश्चिम में है। देखो, यहां चीन है और रास्ता इधर से भारत आता था, तो भारत को मानते थे कि पश्चिम में है। चीन के पश्चिम में कौन है? भारत है, क्योंकि इसका यात्रा का मार्ग ये था। वेनशांग ने भी यहां से चेंगेन से यात्रा प्रारंभ की। चेंगेन से होते हुए यहां आए, बीच में बहुत सारे पहाड़ और रेगिस्तानों को पार करते हुए बड़ी दुविधाओं में मरते मरते बचे। और उसके बाद में अफगानिस्तान के रास्ते से ये इधर से हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत में घुसे। भारत में सिंधु नदी को पार करने के बाद वो कश्मीर में रुके 2 साल तक। कश्मीर में उसमें कनिष्क का शासन था, कनिष्क का साम्राज्य था। तो कनिष्क के साम्राज्य में कश्मीर में उन्होंने अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उसके बाद में कश्मीर में रुकने के बाद में ये भारत में आगे बढ़े और उन्होंने जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे मगध हो, चाहे नालंदा हो, चाहे राजगृह हो, चाहे गया हो, चाहे इन सब पर वो रुका। और उसके बाद में दक्षिणी भारत से होते हुए गुजरात गया। गुजरात से कुछ समय तक भीलवाड़ा राजस्थान वाले क्षेत्र में भी रुका। और उसके बाद में वापस आया ये कन्नौज में। और 643 ईस्वी में वो कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन हुआ, हर्ष ने करवाया था। और यहां से वापस 644 ईस्वी में वापस चीन के लिए निकला। ये था इसका डायग्राम यात्रा का जो
नक्शा था वो। मैं कह रहा था कि 629 ईस्वी में जब हेनशांग है चीन से यात्रा पर निकला तो बहुत सारे रेगिस्तान, बहुत सारे पहाड़ों को पार करता हुआ, हिंदुकुश को पार करता हुआ कश्मीर में उन्होंने कुछ दिन बिताए। और कश्मीर में कुछ दिन बिताने के बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब वो गंगा को पार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो पहली बार उन्होंने देखा उस नदी को जो कि पापों का हरण करने वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी ये हुई कि जब वो नाव में बैठकर गंगा नदी को पार किया तो पार करते ही कुछ लुटेरों ने हेनशांग और उनके साथ में जो भी नाव पे बैठे थे उन सबको लूटने के इरादे से बंदी बना लिया। जब हेनशांग को उन्होंने देखा डाकू ने, तो उनके मन में आइडिया आया कि ये बड़ा 6 फीट का गोरा चिट्ठा आदमी, बारीक बारीक आंखें, और इस व्यक्ति को देवी की बलि दी जाए। और उन्होंने हेनशांग को बलि के लिए चुना। और हेनशांग के मन ही मन में डर लग रहा था कि यार बौद्ध धर्म का अध्ययन तो हो गया बाद की बात, और ये डाकू है, हमें बलि का बकरा बना के छोड़ेंगे, बलि देंगे हमारे। मन ही मन में डर था। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने प्रार्थना की बाद में, उसी समय जो गंगा नदी है उसमें तूफान आ गया और डाकुओं को लगा कि ये बड़ा कोई देवीय व्यक्ति है और इस वजह से उनकी जान बची, उनको छोड़ दिया गया था। एक कहानी है। गंगा नदी को पार किया उन्होंने। उसके बाद में जो एक मुख्य उद्देश्य था हेनशांग का, वो था नालंदा विश्वविद्यालय में आना और बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं, उस समय का टॉप यूनिवर्सिटी थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से गिना जाता था। लगभग 10,000 स्टूडेंट इसमें अध्ययन करते थे, 1,000 के आसपास टीचर थे, शिक्षक थे। और इसकी जो लाइब्रेरी थी वो उस समय की विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसमें बड़े ग्रंथ संकलित थे, बहुत सारी पांडुलिपियां संग्रहित थी। और यहां नालंदा में आए। हेनशांग के लिखे एक अंग्रेजी अनुवाद है, हेनशांग की जो यात्रा कहा लिखा हुआ अंग्रेजी अनुवाद सैमुअल बेल ने अपनी एक किताब लिखा है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में किया। और यहां कहा जाता है कि उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके प्रिंसिपल, यूं कह सकते हो, वो थे आचार्य जो थे, उनका नाम था शीलभद्र। 100 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए थे। और कहा जाता है कि शीलभद्र को पहले ही यह पता चल गया था कि कोई चीनी यात्री है वो बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए नालंदा आ रहा है। और जब हेनशांग नालंदा पहुंचा तो शीलभद्र ने उनका बड़ी बेसब्री से स्वागत किया। और कहा जाता है इनकी यात्रा वृतांत जो है हेनशांग का, इस यात्रा वृतांत में हेनशांग ने लिखा है कि जब मैं शीलभद्र से मिलने पहुंचा तो मैं दंडवत हो गया था, बिल्कुल दंडवत हो गया था। उसके बाद में बौद्ध धर्म के एक महान विद्वान दार्शनिक जो शीलभद्र थे उनके साथ अध्ययन उन्होंने किया, शिक्षक के रूप में शीलभद्र को स्वीकार किया और बहुत समय तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 100 से ज्यादा गांव और शहरों का टैक्स दिया जाता है खर्चे के लिए। 100 से ज्यादा गांवों का टैक्स है वो नालंदा विश्वविद्यालय को मिलता था। और लगभग 200 से ज्यादा परिवार इस ड्यूटी पर लगे हुए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है जो अलग अलग देशों से, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, तो इन देशों से जो आए हुए विद्यार्थी है उनकी सेवा के लिए 200 परिवार दिन रात लगे रहते थे। वह केवल स्टूडेंट का यही होता था कि आप पढ़ो, गुरु की सेवा करो, गुरु के काम करो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको खाने पीने की जो है वो जिम्मेदारी होती थी 200 परिवारों के पास। ये हेनशांग ने उल्लेख किया। इसके बाद में हेनशांग जो है उसका संपर्क हुआ उस समय के तत्कालीन जो शासक थे भारत के, कन्नौज के महान प्रतापी शासक 606 ईस्वी में जो हर्ष शासक बने थे, उनसे संपर्क हुआ। हर्ष खुद बौद्ध धर्म से प्रभावित व्यक्ति थे और हर्ष ने जब हेनशांग से मुलाकात की तो उन्होंने चीन के बारे में बहुत कुछ जाना और उनको बड़ा अच्छा लगा कि एक बौद्ध भिक्षु जो है जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए इतनी किलोमीटर 5000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में अध्ययन कर रहा है। तो हर्ष ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद में आप सबको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पता होगा कि 643 ईस्वी में कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन हुआ था और इस धर्म सभा की अध्यक्षता हर्ष ने हेनशांग को सौंपी। और इसी धर्म सभा में हेनशांग ने जो है वो महायान शाखा का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। इस कन्नौज धर्म सभा में लगभग 3000 भिक्षु आए थे, हिंदू धर्म के 2000 प्रतिनिधि आए थे, नालंदा मठ के 1000 से अधिक भिक्षु आए थे, 18 अलग अलग राजा इकट्ठा हुए थे। बहुत बड़ा सम्मेलन था और इसमें हेनशांग ने शिरकत की थी, अध्यक्षता की थी। हेनशांग जब वापस हर्षवर्धन से लौटने की इजाजत मांगी तो
तो उस समय हर्ष ने उसका बड़ी सहयोग किया और उनको बहुत सारे बौद्ध धर्म की किताबें ह्वेनसांग ने इकट्ठी की, लगभग 550 के आसपास वो किताबें, बहुत सारे यहाँ के जो पौधे हैं वो, और साथ में बहुत सारे बीज लेकर यहाँ से वापस 644 ईस्वी में भारत छोड़कर वापस चीन के लिए रवाना। लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जो जब सिंधु नदी पार कर रहे थे ह्वेनसांग, तो सिंधु नदी पार करते समय अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, बहुत सारी जो किताबें थी वो सिंधु नदी में डूब गई। बहुत सारे बीज और जो बहुत सारे पौधे लेकर गया था वो वहां ले जा नहीं जा सका, लेकिन बहुत सारे फिर भी बहुत सारी सामग्री है वो चीन लेकर पहुंचा। चीन पहुंचने से पहले ही उसने चीन के जो शासक थे जिसका नाम था ताइजून, उन ताइजून को पत्र लिखा और माफी मांगी कि मैंने आपकी बिना परमिशन के चुपके से भारत की यात्रा की, लेकिन मैंने यहाँ आने के 16-15 साल जो भारत में रहा वहां बौद्ध धर्म की बड़ी शानदार ज्ञान प्राप्त किया और हिंदुस्तान के बारे में चप्पा चप्पा मैंने छान मारा है, हिंदुस्तान के बारे में पूरा नॉलेज है और ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आपके काम आएगी। ये ताइजून को जो पत्र है वो लिखा। ताइजून को जब ये पत्र मिला कि ह्वेनसांग नाम का व्यक्ति चुपके से गया था भारत और वापस आ रहा है, तो उन्होंने जो ताइजून शासक थे, चीन के शासक थे, उन्होंने उसको माफ किया और उनके स्वागत सत्कार से उनको आमंत्रित किया। बाद में जब वो ताइजून से मिले राज दरबार में, तो ताइजून ने बड़ा बेसब्री से उनका इंतजार किया और साथ में बहुत तगड़े तरीके से उसका स्वागत किया। साथ ही साथ ह्वेनसांग जो है वो चीन जाने के बाद में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने करवाया, बौद्ध धर्म से संबंधित संकलन उन्होंने करवाया। उनके एक यात्रा वृत्तांत से रिलेटेड एक पुस्तक है जिसको आपको याद रखना चाहिए, पुस्तक का नाम है सीयूकी भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड यूज शब्द काम में आ रहा है, और वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब वेस्टर्न क्यों कहा जाता था भारत को, क्योंकि उस समय चीन के लोग मानते थे कि भारत कहाँ है, वेस्ट में है, तो दूसरा नाम भी है इसका बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये थे ह्वेनसांग, जिनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, शाक्य पुत्र भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जिन्होंने सीयू की पुस्तक लिखी और भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन उन्होंने किया। नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, कश्मीर में रहे और बुद्ध से महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल है उनका भ्रमण किया और बौद्ध धर्म को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास किया। आज भी भारत के इतिहास में ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो ह्वेनसांग के बारे में ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांतों से जानकारी मिलती है कि हर्ष की सेना में बहुत बड़ी सेना थी, नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसकी ऑथेंटिक जानकारी जो है वो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। देखो जब ह्वेनसांग की मृत्यु हुई उसके बाद में कहा जाता है कि उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, खोपड़ी का एक हिस्सा है वो दलाई लामा ने भारत को 1956 को सौंपा और वर्तमान की खोपड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है वो पटना संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक महान व्यक्ति ह्वेनसांग, चीनी यात्री के बारे में और उनके ऐतिहासिक जानकारी के बारे में। आपको ये यात्रा वृत्तांत, आपको जो ह्वेनसांग की जानकारी है वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि कुछ ऐड करना चाहते हो, उसमें नई जानकारी आपके पास है तो वो आप कमेंट के द्वारा अन्य जो दर्शक है उनके साथ साझा कर सकते हो। नई क्लास जिसमें फिर कोई महत्वपूर्ण बात होगी, किसी व्यक्तित्व की बात, इंटरनेशनल मुद्दों की बात या फिर राजस्थान के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बात, वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नए दिन में नई क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।